एनसीआर के नोएडा शहर में 20,000 से ज्यादा खरीदारों के फ्लैटों की डिलीवरी पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। ये स्थिति नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश के चलते आई है। बड़ा मुद्दा यह है कि यह आदेश अक्टूबर 2013 में आया, जबकि प्रभावित फ्लैटों का निर्माण बहुत से मामलों में 2009 से चल रहा है। जब निर्माण शुरू हुआ था तब अधिकतर बिल्डरों ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस ली थी। ऐसे में निर्माण शुरू हो जाने या पूरा होने पर इस तरह के प्रतिबंध लगाना एनजीटी की तरफ से कितना जायज़ है, ये सवाल कई खरीदार उठा रहे हैं। आखिर उन खरीदारों का कहना है कि इसमें हमारी क्या गलती है। नोएडा में लगभग 20,000 खरीदारों को इस साल उनके मकान मिलने में देरी हो सकती है। इस बार मकान मालिक और बिल्डर दोनों ही एक ही मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मकान या तो तैयार है या फिर तैयार होने की कगार पर है, लेकिन बिल्डरों को नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो मकानों का पोजेशन नहीं दे पा रहे। मोहित जिंदल जब कुछ साल पहले लंदन से वापस भारत शिफ्ट हुए तो उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ नोएडा में अपने और अपने परिवार के लिए एक घर बुक किया। जुलाई 2011 में उनका मकान देखकर ऐसा उन्हें लगा कि बस चंद महीनों का इंतजार और फिर वो अपने ही घर में रहेंगे। लेकिन आज 3 साल गुजर जाने के बाद भी वो किराए पर ही रह रहे हैं। फाइनेंशियल बर्डन है, इमोशनल बर्डन है और बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं। घर सिर्फ एक रहने की जगह है, लेकिन उससे मैं अपनी बेटी का एडमिशन यहाँ पे जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ के पास के स्कूल में कर रहा हूँ कि वहाँ नोएडा के पास के स्कूल में कर रहा हूँ, मेरे को सर्टेनिटी नहीं है। मैं रेंट दे रहा हूँ, मैं ईएमआई दे रहा हूँ। मीटिंग में जो डायरेक्टर्स ने मैं बताया, उन्होंने कहा कि जिस टावर में मेरा अपार्टमेंट है वो पूरी तरह तैयार है, वो देने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं, लेकिन उनको अभी तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है नोएडा अथॉरिटी से। उन्होंने जनवरी 2014 में अप्लाई किया था, लेकिन अब तक उनको सर्टिफिकेट दिया नहीं गया है। दरअसल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट न मिलने की वजह है इन प्रोजेक्ट्स का ओखला बर्ड सैंक्चुरी से 10 किलोमीटर के दायरे में होना। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के एक आदेश के बाद इस दायरे के अंदर किसी भी नए निर्माण कार्य पर पाबंदी लगा दी गई थी और अब इसी आदेश के चलते बिल्डरों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहे। लेकिन बिल्डरों के संगठन क्रेडाई का कहना है कि इस आदेश को उन पर तब लागू किया जा रहा है जब उनके पास सभी पर्यावरण संबंधी अनुमतियां हैं। एनजीटी तो बाद में आया, एमओईएफ के अप्रूवल सारे प्रोजेक्ट्स में हैं, उसके तत्पश्चात काम चालू हुआ, उसके बाद बायर्स ने फ्लैट खरीदा। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि आज एक रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग के साथ में एक इतने बड़े चलते हुए कारोबार का हर्जाना हो, ये सही नहीं है। क्रेडाई एनसीआर के मुताबिक जिन 49 प्रोजेक्ट्स पर एनजीटी की नजर थी, उनमें से 15 में काम पूरा हो चुका है और उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। 7 में अभी काम शुरू नहीं हुआ है। 25 के पास जरूरी पर्यावरण संबंधी अनुमतियां हैं और 2 में उनके छोटे आकार की वजह से एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट सेक्टर 74, 75, 76, 122 और 137 में हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 किलोमीटर के दायरे की बजाय 100 मीटर के दायरे को मान्य बनाने की बात कही है, लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनजीटी के आदेश में दखल देने से मना कर दिया है, तो सभी खरीदारों और बिल्डरों की उम्मीदें उन्हीं के रवैये में नरमी आने पर टिकी हैं। नोएडा से पूजा आर्या के साथ अंजलि इस्टवाल, एनडीटीवी के लिए। और इस बेहद अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज मिश्रा, जो कि जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं, यमुना जीए अभियान से जुड़े रहे हैं, स्वागत है आपका मनोज जी। और सुशांत मटरेजा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कॉस्मिक ग्रुप के, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, ये मुद्दा एनवायरमेंटल क्लियरेंस वर्सेस डेवलपमेंट का है, लेकिन जहां पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले ली भी गई है, जैसे कि नोएडा में अभी हमने रिपोर्ट देखी, उसके बाद भी रेट्रोस्पेक्टिवली एनजीटी ने ऑर्डर जारी कर दिया। ऐसे में जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई लगाई है इन फ्लैटों में, वो खामियाजा भुगत रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ना तो ओखला बर्ड पार्क नया है और ना ही एनवायरमेंटल स्टैट्यूट नए हैं।
तो जो कुछ भी हुआ है, देखिए सबसे पहले तो मैं मेरी पूरी एक तरह से जो लोग आज इम्पैक्ट हुए हैं या अफेक्ट हुए हैं उनके साथ पूरी सहानुभूति है। पर जब तक लॉ ऑफ द लैंड है तो आप लॉ ऑफ द लैंड को इग्नोर नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। लॉ किसके लिए बनाए जाते हैं? आम आदमी के लिए बनाए जाते हैं। एनवायरनमेंट किसके लिए है? आम आदमी के लिए है। एनवायरनमेंट बचाने की आज जो मुहिम चल रही है वो सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए तो नहीं है, सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है जी। तो और हमको ये भी सोचना और समझना चाहिए कि एनजीटी ने कहा क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से इस बात को बताया जा रहा है लगता है कि जो बात बाहर निकल रही है वो तोड़ मरोड़ के निकल रही है। एनजीटी का आदेश बहुत स्पष्ट है। उसने कहा है कि जो भी सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क होती हैं उनके बफर एरिया के रूप में इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन आइडेंटिफाई किया जाना एज पर लॉ जरूरी है। उन्होंने ये कहा है कि आपने अभी तक ओखला बर्ड पार्क का इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन आइडेंटिफाई नहीं किया है और इसलिए आपने बिना इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन आइडेंटिफाई किए जो भी अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो वो नियम अनुसार, लॉ अनुसार नहीं है। उनका ये कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और स्टेट गवर्नमेंट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को आइडेंटिफाई कर दे और उस जोन के बियॉन्ड जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। उस जोन के अंदर अगर कोई आएगा तो फिर उनको नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से परमिशन लेनी होगी। तो ऐसा कहीं नहीं कहा है कि आपके ये चीज़ें गिराई जाएंगी या जो है आपको परमिशन नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा है कि जो चीज़ होनी चाहिए उसको पहले करिए। जी बिल्कुल, तो ये दायरे तय करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे में यही जब मुद्दा उठा तो 100 मीटर का दायरा सरकार, यूपी सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से सुझाया गया जिस पर आपत्तियां जताई गई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सुशांत कि सरकार के ऊपर प्रेशर डालने का क्या बिल्डर लॉबी की तरफ से भी कोई कोशिश हो रही है? क्योंकि आखिरकार ये बात भी सही है कि अगर उस इलाके में अगर एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखें तो बाद में जाकर के वहाँ पे रहने वाले लोगों पे भी असर पड़ेगा। तो इस सब को लेकर के आप लोगों की क्या कोशिश की जा रही है सरकार से बात करने के लिए? देखिए, जो डेवलपर्स हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं इकोलॉजी के लिए, बिकॉज दैट इज़ फ्रॉम वेयर दे ड्राइव देयर ब्रेड एंड वाटर फ्रॉम। जो चीज़ समझने वाली है वो ये कि एक डेवलपर ने एक प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट लेते समय उसने सभी क्लियरेंसेस ली, उसने एनवायरमेंटल क्लियरेंस ली, पूरा प्रोजेक्ट लगाया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई। डेवलपर्स एक बड़े छोटे से मार्जिन पर काम करते हैं अनलेस अनटिल दे गेट एप्रिसिएशन। अब आज की स्थिति में जब इतने साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, उनकी डिलेड पेमेंट, डिलेड जो डिलीवरी है उसके ऊपर पेनल्टीज उनके ऊपर आ जाएंगी। जो ओनर है वो रेंट भी दे रहा है, ईएमआई भी दे रहा है, आप भी वो देख रहे हैं। इसका पूरा इम्पैक्ट पूरी की पूरी इकोनॉमी पर, पूरे के पूरे जो माइंड स्पेस है जिसमें आज हम ये सभी प्रोजेक्ट्स करते हैं उनके ऊपर आता है कि क्या आज हम ये जो प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं, आज हम हिंदुस्तान में जो हम इन्वेस्टमेंट्स लगाने जा रहे हैं, जो ये मेगा प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं, क्या हमें लगाने चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि आज हमने लगाया, कल को उसको किसी भी चीज़ के ऊपर में रिवर्स कर दिया गया? मैं अगर आज सुबह जो मैं खबर पढ़ रहा था उसके हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो ये आदेश दिया कि अगर वाकई में ऐसा है तो 20,000 मकान तोड़ दिए जाएं। हालांकि उन्होंने शायद इसको ऐसे टिप्पणी कहा, उन्होंने ग्रीन ऑर्डर को, ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर को जैसे बताया नहीं देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये टिप्पणी की गई है, ऐसा पढ़ा है मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं जो पढ़ा वही आपको बता रहा हूँ। ये कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है उसको हम ओवर रूल नहीं कर रहे हैं और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये बिल्डिंग्स गिरा दी जाएं, या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में सिर्फ ये लिखा है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को आइडेंटिफाई कीजिए। बस मैं आपकी बात को पूरी तरह मान रहा हूँ, बट मैं एक प्रोजेक्ट लीडर की तरह या मैं एक डेवलपर की तरह एक बात, अपना एक
पक्ष रख रहा हूँ कि एज ए डेवलपर मेरा कसूर मुझे बताइए कि मैंने सारी परमिशंस ली, सारी क्लियरेंसेज ली, टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर किया, सब कुछ किया, उसके बाद अब मैं पेनल्टीज भी दूं, अब उसके बाद मैं फाइनेंशियल कॉस्ट भी लूं, उसके बाद सुशांत, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आखिर सरकार तक भी इस बात को पहुंचाना जरूरी है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है इन रेगुलेशंस को बनाने की और इन दायरों को तय करने की। तो इसको लेकर के आप लोग अपनी तरफ से कुछ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? हम लोग अपनी सारी रिप्रेजेंटेशंस माननीय अखिलेश यादव जी को, इससे पहले जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उसको, पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट को, अब नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट को, आज मैं नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन रहा था पार्लियामेंट में जिसमें वो कह रहे थे कि स्टेट्स को शायद पिछाड़ने का काम इन्वायरमेंट के नाम पर किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट है आज पार्लियामेंट में। मैं इन बड़ी राजनीति में तो नहीं बता सकता हूँ, बट इस पूरे के चलते पूरा नुकसान जो है वो डेवलपर्स का, लैंड ओनर्स का, कस्टमर्स का और पूरे देश के इन्वेस्टमेंट, एनवायरमेंट और क्लाइमेट का हो रहा है, और रियल एस्टेट सेक्टर का हो रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हो रहा है जी। लेकिन यहाँ पर क्या सरकारें भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है मनोज यहाँ पर? क्योंकि अगर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, जी, चीज पर आ रहा हूँ कि दो चीजें हैं, एक है एनवायरमेंटल स्टैट्यूट लॉ, दूसरा है एनवायरमेंटल गवर्नेंस, कि उस लॉ को आप किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर रहे हो। मैं बिल्कुल इस चीज को मानूंगा कि ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन अभी तक नहीं निर्धारित होनी चाहिए थी। बिल्कुल ये स्टेट गवर्नमेंट की भी कमी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कमी है, और इस तरह का एनवायरमेंटल गवर्नेंस क्योंकि सही नहीं हुआ है, इस कारण से एनवायरमेंटल इश्यूज को बैड नेम मिलता है। एनवायरमेंटल इश्यूज हर किसी के हित में है, जैसे मैंने पहले भी कहा जी। और जो लेटेस्ट हियरिंग हुआ था एनजीटी में, उसमें एमओईएफ के लॉयर ने स्पष्ट वो दिया है कि हम बहुत जल्दी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को डिफाइन करने जा रहे हैं। और तो वो जल्दी का क्या मतलब है? 1 महीने में कर रहे हैं, 2 महीने में कर रहे हैं, 3 महीने? ये रियल एस्टेट को भी मालूम होना चाहिए, जिसने अपना पैसा लगाया उसको भी मालूम होना चाहिए। तो आज मोदी जी जो बात कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल गवर्नेंस सही करने की बात कर रहे हैं, जिसको हम भी चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस, हमने भी एनवायरमेंटल गवर्नेंस को बहुत क्रिटिसाइज किया है जी, पिछले सब सरकारों को के पुअर एनवायरमेंटल गवर्नेंस को क्रिटिसाइज किया। अब जो स्थिति आ गई है उसमें जो खरीदार हैं, जो बायर्स हैं, जिन्होंने अपना पैसा इनमें लगाया है और वो एक मुश्किल की स्थिति में है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके लिए कोई वे आउट है आपके मुताबिक? वे आउट तो बहुत आसान है। आप मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से कहिए कि भाई आप 15 दिन में इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? ऐसी क्या बड़ी भारी चीज है उसमें कि आपको जो है उसको करने में दिक्कत आ रही है? दूसरी चीज, जब डेवलपर अपना कोई भी चीज डेवलप करता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास बड़े बड़े लॉयर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम है कि एनवायरमेंटल लॉ क्या है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आज तक एनवायरमेंटल प्रोविजंस को, एनवायरमेंटल लॉज को टेकन फॉर ग्रांटेड रखा गया है। और जब एनजीटी बना है उसके बाद से ही इन इश्यूज पर बात होने लगी है। अदरवाइज क्या होता था, हम लोग इन चीजों को लेकर हाई कोर्ट को जाते थे, हाई कोर्ट में 6 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 2 साल के बाद सुनवाई होती थी और इन इश्यूज के ऊपर कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ती थी। एनजीटी बनने के बाद एनवायरमेंटल इश्यूज पर एक फोकस आया है। तो शांत, यहाँ पे आपको जवाब देना चाहिए मनोज जी का कि आखिर क्यों नहीं पहले इस बारे में सोचा जा सकता कि ये इलाका जो है ये सेंसिटिव है, तो शायद यहाँ कंस्ट्रक्शन करना ठीक ही नहीं है। क्योंकि पहले भी हमने देखा है यमुना के बेड पे अक्सर ऐसे कंस्ट्रक्शन हुए और बाद में प्रॉब्लम हुई है। देखिए, मैं इस बात को पूरा मानता हूं कि इसकी ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए, मैं इस बात में मैं दो राय नहीं रखता हूं। पर अगर हमने को प्रोजेक्ट कमेंस किया तो प्रोजेक्ट कमेंस करने से पहले मैं यहाँ बता दूं कि हमारे ग्रुप का या मेरा अपना कोई पर्सनल प्रोजेक्ट कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं एक पूरी जो डेवलपर फर्टर्निटी है उसके बिहाफ पर बात कर रहा हूँ। जब हमने किसी प्रोजेक्ट को लिया, जब उसके सैंक्शंस लिए, परमिशंस लिए, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हम लेते हैं। अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हमें नहीं मिलती, हम प्रोजेक्ट कमेंस नहीं कर सकते, हमारा प्लान भी सैंक्शन होकर नहीं आता, हम अपनी ड्यू डिलिजेंस वहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अथॉरिटी है, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर ये कोई इको सेंसिटिव जोन या
कोई इस तरीके की बात है तो वो अपने सामने रखो और हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना दें, हम आगे प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं करेंगे, हम करोड़ों अरबों के इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएंगे। पर ले लेने के बाद में उसके बाद हमारे लिए एक ये प्रॉब्लम नहीं ना। अभी आपने देखा सुपरटेक के लिए एक ऑर्डर आया जिसमें यूपी अपार्टमेंट एक्ट को इन्वोक कर दिया गया। मैं तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात कर रहा हूं। मैं इन सभी लॉज के चलते हम जिस तरीके से हमें काम करना है, हम काम कैसे करें, हमें पता नहीं आपका कौन सा लॉ कहां से पुराना नया आगे पीछे से लाएंगे, इनैक्ट करेंगे और हमारे पूरे काम के मतलब जो हमने मेहनत की है, जो पैसे लगाए, जो इन्वेस्टमेंट करी है, उस पूरी सारी चीजों के ऊपर आप एक क्वेश्चन मार्क लगा के रख देंगे। ये सेंसिबल नहीं है। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ। जी, कुल मिलाकर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है नोएडा के इस क्षेत्र में, जो कि 10 किलोमीटर का दायरा बर्ड सैंक्चुरी के आसपास है। और अब जो गेंद है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के पास है कि वो इको सेंसिटिव एरिया को डिफाइन करे और उसके बाद तय हो कि कौन सा निर्माण सही है और कौन सा नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक